देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान 1 जून को थम गया, जिसके बाद तमाम बड़ी मीडिया एजेंसियों के एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, जिसमें से कई तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 400 पार की सीटें हासिल करते दिखा ही रहे थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो इंडिया गठबंधन को कुछ हद तक टक्कर देते दिख रहे थे। और उसी में था एसपीएन 9 न्यूज, जहां आपने देखा कि इंडिया गठबंधन कांटे की टक्कर अब चुनावी परिणाम में देने वाला है और ये जग जाहिर 4 जून को हो ही गया। आज जिस प्रकार से नतीजे आए और उन नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी जो यहां तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर 400 पार का नारा दे रही थी, वो नारा यहां पर फुस हो गया और पार्टी 300 या कहें गठबंधन 300 भी नहीं छू पाया, तो भाजपा यहां पर बहुमत से बहुत पीछे रह गई। ऐसे में कई सीटें रही और सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। इसी बीच इस खास पेशकश में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अंतर्गत आने वाली नगीना सीट की। नगीना लोकसभा सीट जहां से आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 1 लाख मतों से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल कर न केवल भाजपा प्रत्याशी बल्कि सपा प्रत्याशी को भी हार का सामना कराया। बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश के साथ। दिनेश, चंद्रशेखर आजाद रावण युवा दलित उभरते हुए नेता, तमाम तरीके से उन पर यहां बातें कही गई, उन्हें लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहा उन्हें लेकर के, लेकिन जो 4 जून यानी आज हमें देखने को मिला जीत 1 लाख से ज्यादा वोटों से हासिल कर ली। क्या चंद्रशेखर आजाद भविष्य में मायावती जैसा अपना सियासी वर्चस्व सूबे में बना पाएंगे? देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सुखद यहाँ पर राजनीतिक करियर की शुरुआत चंद्रशेखर आजाद ने की है। अक्षय एक ऐसा चेहरा जिसकी कोई जान पहचान नहीं थी, राजनीति से परिवार का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन राजनीति में सक्रिय होते हैं, पार्टी का इजाद करते हैं, पार्टी बना करके तमाम मुद्दों पर अपनी राय मुखरता से रखते हुए नजर आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उस वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं और उस वोट बैंक के जरिए तमाम कोशिशें करते हैं कि किसी तरीके से संसद का रास्ता तय कर लिया जाए। पिछले दिनों मुझे याद है कि चुनाव प्रचार के दौरान तमाम उन्होंने जो जनसभाएं की, रैलियां की, रोड शो किए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर यदि आपका समर्थन मुझे रहेगा, यदि आपकी संवैधानिक ताकत का समर्थन मुझे रहेगा, तो मैं संसद में आपकी आवाज को उठा पाऊंगा। और ऐसा ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने यहां से मनोज कुमार एडीजे, जो कि पूर्व जज है यहाँ पर, अखिलेश यादव के बड़े करीबी नेता, उनको चुनावी मैदान में उतार करके और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को टक्कर देने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव को देखा जाए तो अक्षय यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद लगभग एक ही वोट बैंक को जो है साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद ने जिस तरीके से उन्हें अंडरडॉग समझने की कोशिश की कि हम चंद्रशेखर कौन है नहीं जानते और एक भी सीट पर यहाँ पर सीट शेयर नहीं करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास जो था, ये मायावती के लिए भारी संकट बनता हुआ नजर आया। और ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर देखने को मिला, बाकी अन्य सीटों पर भी चंद्रशेखर के कई प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे, उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक पाने की यहाँ पर बनाने की कोशिश की और निर्णायक भूमिका में जो वोट बैंक बना हुआ है, उस वोट बैंक में जिस तरीके से हार और जीत का फासला हम कई सीटों पर देख रहे हैं कि रेयर सा है, कुछ हजारों का मामला है, तो ये कहीं ना कहीं। अच्छा दिनेश, सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, बात हमारी जारी है, मैं बीच में भी रोकते हुए आपसे कर रहा हूँ। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना से जिस तरीके से जीत दर्ज की है और आपने जिक्र किया कि पूर्व एडीजे मनोज कुमार को हराया, गठबंधन के प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी ओम कुमार को भी हरा दिया उन्होंने। यहाँ पर दोनों बड़े नेता, और न केवल बड़े नेता, आप देखेंगे ओम कुमार के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का चेहरा, और मनोज कुमार के पीछे देखें तो यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का चेहरा। लेकिन इन सबसे उभर कर, इन सबसे बड़ा बन करके आजाद ने जीत दर्ज किया। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद अपनी एक नई पहचान और बड़े स्तर पर विधानसभा चुनावों से बनाने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो अक्षय जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है, सड़क पर उतरे हैं, लाठियां खाई हैं, तमाम जो है दलितों के यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, उनमें पार्टिसिपेशन रहा है, वहां पर जाकर के दलितों की आवाज, जो दबी कुचली आवाज थी, उसको उठाने का प्रयास किया। तमाम बार यहाँ पर कहते नजर आए कि संविधान की रक्षा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, मैं कोई अपना मकसद साधने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देखें तो चंद्रशेखर आजाद
बिल्कुल उनके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव विचारों का कोई यहाँ पर समावेश नहीं था। हमेशा हर उन्होंने जो मीडिया बाइट्स थी, जो यहाँ पर मीडिया के इंटरेक्शन लेने की कोशिश की, हर बार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जीत को लेकर आश्वस्त हूं क्योंकि मुझे अपने लोगों पर विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं सहयोगियों पर विश्वास है और प्रदेश की यहाँ पर सूबे की जो जनता है वो कहीं ना कहीं मुझे अपना समर्थन देती हुई नजर आएगी, प्यार देगी, क्योंकि 50 सालों से जो दलित वोट बैंक है उसको कोई विशेष दल यहाँ पर उसका इस्तेमाल करता नजर आ रहा है, लेकिन वो अधिकार नहीं दिला पाया। तो विधानसभा चुनाव में अब चंद्रशेखर आजाद अपनी सक्रियता और बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मायावती के वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। दिनेश, बात चल रही है उत्तर प्रदेश पर, चंद्रशेखर आजाद रावण का यहाँ पर जिक्र आ चला है, बात उन पर भी हमने की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज मुझे लगता है अहम हो जाती है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अगर यहाँ पर जो है लगभग अच्छा खासा वोट बैंक उन्होंने नगीना से पाया, लेकिन एक और चीज मुझे लगता है गौर करने वाली है कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कई लोकसभा सीटें हाल फिलहाल में ऐसी रही या इन चुनावों में ऐसी रही जहां से बसपा प्रत्याशी 1 लाख से भी ज्यादा वोट पाने में कामयाब रही। अगर यहां पर मायावती सक्रिय फिर से होती नजर आती है, अगर मजबूती से अपने प्रत्याशी को उतारती है, तो क्या इससे चंद्रशेखर की राजनीति प्रभावित होगी? देखिए, अब जो है वो कहा जाता है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही परिस्थिति मेरे ख्याल से यहाँ पर मायावती के लिए होती नजर आ रही है। मायावती राजनीति में इतनी दिग्गज नेत्री है, 50 साल का राजनीतिक अनुभव है उनके पास में, और यदि अखिलेश यादव का वो निमंत्रण स्वीकार करते, उन्होंने कहा था कि बुआ जी आइए हमारे साथ, सीट शेयरिंग पर बात कर ली जाएगी, इसके साथ साथ जो तमाम जो है चुनाव है उसको मिलकर के साथ लड़ा जाएगा और रणनीतियां साथ तय की जाएंगी। दूसरी तरफ या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा कि यहाँ पर यदि मायावती हमें समर्थन देती है तो देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री देश को मिल सकती है, यानी कि बड़े बड़े यहाँ पर ऑफर मिले, लेकिन मायावती अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में, अपनी उसी हठ धर्मिता में यहाँ पर नजर आए, जो चिरपरिचित अंदाज उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में अपनाया था और वहां पर उनकी किरकिरी हुई थी। अब लोकसभा का चुनाव है, 2019 के मुकाबले अब देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मायावती अखिलेश यादव के बिना अपने आप को कहीं पर भी खड़ा नहीं पाती हैं, और सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने से आप अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। आपको यदि अपनी राजनीति को साधना है तो अपने फैसले लेने होंगे। अच्छा दिनेश, बीच में रोकना चाहूंगा, आपने जिक्र किया कि सपा को यहां पर केवल नुकसान पहुंचाने से आप खुद मजबूत नहीं हो सकते। 2014 का मैं जिक्र करूंगा, उत्तर प्रदेश में मायावती 5 सीट भी नहीं जीत पाई थी, एक भी सीट पर खाता उनका नहीं खुल पाया था उत्तर प्रदेश में, अकेले चुनाव वो लड़ी 14 में। 19 में वो बसपा जो है सपा के साथ आती है, चुनाव लड़ती है सपा के साथ, और जो शून्य था उसके पीछे 1 लग जाती है, यानी 10 सीटें जीत जाती है, और अब फिर यहाँ पर शून्य पर सिमट जाती है। तो क्या मायावती का ये फैसला गलत रहा है, और क्या अगर इंडिया गठबंधन में आती क्या वो भी ज्यादा सीटें जीत सकती थी सपा की तरह? बिल्कुल, देखिए यदि इंडिया गठबंधन में आती तो अब जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है इस चुनाव में, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अक्षय नहीं नकारा जा सकता। 1 सीट से लेकर के आज वो उस परिस्थिति में खड़े हैं कि 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने की कगार पर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर राहुल गांधी का हाथ तो पकड़ा, साथ तो लिया, लेकिन मायावती यदि साथ रहती तो 10 और सीटें बढ़ती, यानी कि यह संख्या बल जो है 55 से 60 पहुंच जाता। भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटें जीतने में यहाँ पर नाको चने चबाने पड़ सकते थे, लेकिन मायावती का जो एक रवैया जो रहा है, कहीं ना कहीं संगठन के लिए ही वो मुश्किलें बनता नजर आ रहा है, संगठन को ही डाउनफॉल में डाल रहा है। और ये लोकसभा का चुनाव जो है ये विशेष तौर पर ये साबित कर देगा कि मायावती का संगठन अब कमजोर हो चुका है, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में उनका वोट बैंक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। भाजपा की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। सपा बसपा, यानी बसपा, जी हाँ, बसपा का वोट बैंक सपा, भाजपा और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। वाकई में देखने वाली चीज तो ही रहेगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने जिस तरीके से जीत दर्ज की, उसके बाद किस तरीके से वो सदन पहुंचते हैं, दिल्ली का रास्ता तय कर लिया है, उस दिल्ली में मौजूद सदन में अपनी बात किस प्रकार से रखते हैं, ये देखना भी जरूरी होगा, क्योंकि बात जरूरी है।